हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मौलिक अधिकार की सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। आप लोगों को यदि मेरा ये वाला वीडियो समझना है तो उससे पहले जो मैंने पहला वीडियो मौलिक अधिकार का पार्ट 1 डाला है उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें 19 से 22 तक मतलब कि जो 14 से 22 तक जितने भी मौलिक अधिकार हैं वह आपको सभी करा दिए गए हैं और पूरी डिटेल से कराए गए हैं, इसलिए आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट 4 से 23 से आर्टिकल नंबर 23 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 22 तक आर्टिकल पूरा डिटेल से मैंने करा दिए हैं। अब बात आती है दोस्तों आर्टिकल नंबर 23 की। कौन से आर्टिकल नंबर 23? अनुच्छेद जो 23 है वो किसके लिए दिया गया है? 23 और 24। तो पहले मैं 23 को समझूंगा। 23 में कहा गया है बालाश्रम का प्रतिषेध। मतलब क्या है बालाश्रम का प्रतिषेध? और दूसरा जो आर्टिकल नंबर 24 है उसमें कहा गया है कि कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। दो कहे गए हैं, बालाश्रम और कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। अब इसमें समझते हैं कि क्या कहा गया है इससे, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ शब्दावली थी, इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आएगा डिटेल से। अब मैं बताता हूँ आपको 23 में कहा क्या गया है। 23 में ये कहा गया है कि किसी भी मतलब कि मेन है कि इसमें क्या है कि मतलब कि दुर्व्यवहार और बालाश्रम पर निषेध। मतलब इसका क्या है दोस्तों कि बालाश्रम में केवल शारीरिक और कानूनी स्थिति को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, कि आप उसके शारीरिक काम करा रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या कहा गया है कि इसमें आर्थिक परिस्थितियों से भी उत्पन्नता बाधित, मतलब किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर है, आप उस पर काम करा रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें कि किसी भी जो बाल श्रम से अर्थ क्या लिया गया है कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य लेना। किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है आपके यहाँ काम करने की, आप जबरन उससे कार्य करवा रहे हैं। दूसरा दोस्तों इसमें जो बालाश्रम है इसमें क्या किया गया है कि किसी भी पुरुष या महिला या बच्चों के वस्तु के समान, जैसे वस्तु की हम खरीद फरोख्त करते हैं, ऐसे हम किसी व्यक्ति की, किसी मानव की या किसी पुरुष की या महिला की या बच्चे की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। उस पर प्रतिषेध करता है आर्टिकल नंबर 23, ठीक है दोस्तों। दूसरा, हम किसी को जैसे पहले जो दास प्रथा चलती थी, इस प्रकार मैं किसी को दास नहीं बना सकता, किसी को जबरन अपने यहाँ कार्य नहीं करवा सकता कि आप दास बनकर यहाँ पर कार्य करिए, तो ये अनैतिक दुर्व्यवहार है, ठीक है दोस्तों। तो आर्टिकल 23 में यही कहा गया है कि जो मानव व्यवहार है कि किसी के साथ हम जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते हैं, उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। और यदि मैं किसी से कार्य करवा रहा हूँ उसकी इच्छा है कार्य करने के लिए, तो ये नहीं है कि मैंने उससे कार्य करवा लिया उसका पैसा नहीं लिया, तो उसमें क्या गया बिना पारिश्रमिक के काम करवाना। यदि मैंने कोई कार्य करवाया है तो उसका परिश्रम उसे देना होगा, ये उसका मौलिक अधिकार है, ठीक है दोस्तों। और क्या कहा गया है कि जमींदारी कभी कभी अपने नौकरों या उधार लेने वालों से बिना कोई भुगतान के कार्य कराते हैं। मतलब बहुत से जमींदार होते हैं कि उसको कोई नगद पैसा वगैरह नहीं देते हैं और उससे कार्य करा लिए जाते हैं, तो ये दास प्रथा का अंत होता है इससे। और जो भी इसमें यदि किसी का उल्लंघन होता है, तो मैंने आपको बताया था कि आपके अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो आर्टिकल कौन से, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, मतलब उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जा सकते हैं यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। अब बात आती है दोस्तों आर्टिकल नंबर 24 की। किसकी? आर्टिकल नंबर 24 की। आर्टिकल नंबर 24 में क्या कहा गया है कि जो फैक्ट्री वगैरह हैं, कारखाने वगैरह हैं, उसमें 14 साल से कम बच्चों के लिए, 14 साल से कम बच्चों को कार्य करवाना कानूनी अपराध है, ठीक है दोस्तों। ये बात किसमें की गई है? आर्टिकल नंबर 24 में कहा गया है, ठीक है। और उसमें यह भी कहा गया है कि एक 1996 में, 1996 में, हम बात किसकी कर रहे हैं? आर्टिकल नंबर 24 की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? आर्टिकल नंबर 24 की बात हो रही है इसमें। अब आर्टिकल नंबर 24 में क्या क्या है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। मतलब कि कारखानों में बालकों को, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को रखना निषेध है, उस पर दंडनीय अपराध है। अब दोस्तों 1996 में उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय जो था, उसने एक व्याख्या दी थी कि बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना करी गई थी। कब? 1996 में। और उसमें यह कहा गया था यदि किसी भी एक बालक को, यदि आप एक बालक अपने यहाँ 14 साल से कम उम्र के बच्चे को रखते हैं तो आपको 20,000 का जुर्माना देना होगा, ठीक है। और इसमें बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण के लिए, सुधार के लिए निर्देश दिए गए थे, ठीक है दोस्तों।
तो उसमें फिर इस तरीके से 2005 में कई संशोधन किए गए हैं बाल श्रम में। तो उसमें मतलब कि 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको, उनसे आप जबरन कोई कार्य नहीं करवा सकते, जबरन का कार्य करवा नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो 21A में रखा गया है कि यदि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, ये राज्य सरकार का दायित्व है, इसलिए उसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी रखा गया है। 50वीं संविधान संशोधन मैंने बताया था 2002 में, किससे 85 संविधान संशोधन 2002 में उसको किसमें रखा गया है, आर्टिकल नंबर 21A में रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दो मैंने आपको बताया 23 और 24। 23 में क्या है बालाश्रम और 24 में क्या है कारखाने, मतलब कि कारखाने में बच्चों को नहीं रख सकते हैं 14 साल के कम उम्र के बच्चों को। ठीक है दोस्तों, ये हो गई किसकी बात, आर्टिकल नंबर 23 और 24 की बात। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 25 पर। किस पर, आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25 क्या व्याख्या करता है, आर्टिकल नंबर 25 कहता है कि अंतःकरण की, मतलब कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। और इसमें कितने अधिकार, मतलब 25, 26, 27, 28 4 मौलिक अधिकार हमारे आते हैं धर्म की स्वतंत्रता में। इसमें क्या व्याख्या की गई है ये मैं आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूँ। पहला कहा गया है कि 25 में पहला पॉइंट दिया गया है कि इसमें क्या कहा गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब क्या है अंतःकरण की स्वतंत्रता से कि किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों को अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता है, मतलब वह किसी भी देवता को अपने रूप से मानने के लिए उसको स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, और दूसरा क्या कहा गया है कि उसमें धार्मिक विश्वास और आस्था को, मतलब कि वह किसी भी जगह अपनी धार्मिक के लिए प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर जो 25 है उसमें यही कहा गया है कि किसी भी धार्मिक पूजा को या किसी भी धर्म को उसको उसका प्रचार प्रसार करने, उसको अबाध रूप से मानने का अधिकार उसको है। वह किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी देवता की पूजा कर सकता है, ये किसी भी देवता के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, ये उसको, और ये अपने विचारों को प्रदर्शन भी कर सकता है, ये उसको अधिकार है आर्टिकल नंबर 25 के तहत। क्या कहा गया है, धर्म की स्वतंत्रता में। ठीक है, मतलब इसको का सीधा एक शब्द में कहें तो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की, आचरण प्रचार प्रसार करने की, मतलब धर्म को हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये आर्टिकल 25 में कहा गया है। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 26 की। किसकी बात आती है, आर्टिकल नंबर 26 की बात आती है। आर्टिकल नंबर 26 में दोस्तों क्या कहा गया है, तो आर्टिकल नंबर 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब मैं जिस धर्म को मानता हूं या मैं जिस धर्म को मान रहा हूं उसको उसके प्रबंध की स्वतंत्रता है, मैं उसके मतलब कि प्रबंध करने का अधिकार है। ठीक है, मतलब क्या है कि धार्मिक और मूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार, मतलब मैं किसी भी धर्म के लिए किसी भी संस्था की स्थापना कर सकता हूँ, किसी भी मंदिर मस्जिद को बनवा सकता हूँ, ये मुझे अधिकार है, उसका प्रबंध करने का अधिकार है। 25 में प्रसार करने का अधिकार है और 26 में प्रबंध करने का अधिकार है। ठीक है, अब तीसरी बात आती है कि जो आर्टिकल नंबर, अब बात आती है आर्टिकल नंबर 27 की। किसकी, आर्टिकल नंबर 27 की। 25, 26 आपको सही समझ में आ गया होगा, क्योंकि 25 में कहा गया है कि हम उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, 26 में कहा गया है उसका प्रबंध कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है आर्टिकल नंबर 27 की बात। आर्टिकल नंबर 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदा हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि किसी भी राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धर्म उत्थान या रखरखाव के लिए व्यय नहीं किया जाएगा। मतलब इसका ये है कि किसी भी व्यक्ति को ये बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप इस धर्म को मानते तो इतना कर दीजिए, या कोई भी धर्म के लिए कोई पैसा या इकट्ठा हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, कोई धन एकत्रित किया जा रहा है, कोई कर लग रहा है, तो उस पर बाध्य नहीं किया जाएगा। और जो राज्य के द्वारा जो कर एकत्रित किया जाता है उसको किसी धर्म के लिए नहीं लगाया जाएगा, इसमें ये बात की गई है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है आर्टिकल नंबर 28 की। किसकी, आर्टिकल नंबर जो 28 है वह क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 28 की बात आती है। इसमें कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, मतलब क्या कहा गया है कि राजनीति में पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो सरकारी स्कूल होंगे उनमें कोई विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये आर्टिकल नंबर
28 कहता है, इसमें क्या क्या कहा गया है कि ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरीके से राज्य का और मतलब कि सरकार करती है, जिनका रख रखाव किसके अंडर में है, राज्य सरकार के अंडर में है, उसमें किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के तहत हुई है, किसी और मतलब कि ट्रस्ट ने की हो, किसी स्कूल या किसी प्रशासन की, जो भी प्रशासन उस पर करता है संस्था ऐसी कोई बनाई गई है, तो उस पर किसी धार्मिक विशेष की मतलब किसी धार्मिक विशेष को नहीं पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। या कोई संस्थान राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, उस संस्थान में किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है, ठीक है दोस्तों। ये इस पर आर्टिकल नंबर 28 प्रतिबंधित करता है। तो ये हमारे चारों अधिकार थे। कौन कौन से अधिकार थे कि इसमें जो 25 से 28 है, एक तो प्रचार प्रसार करने की, 25 में, 26 में प्रबंध करने की, और 27 में मतलब कि किसी भी कर और संदाय के बारे में स्वतंत्रता। और आर्टिकल जो 28 है वो कहता है कि किसी कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना उपस्थिति होने के बारे में, मतलब कि किसी भी संस्थान में जो सरकार से रिलेटेड राज्य सरकार जिसका वर्चस्व रखती है या राज्य सरकार उसका रख रखाव करती है या कोई प्रशासन उसका रख रखाव करता है, तो उसमें किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये आर्टिकल नंबर 28 में कहा जाता है। अब बात आती है आर्टिकल नंबर 29 और 30। आर्टिकल नंबर 29-30 क्या कहता है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। मतलब क्या है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, मतलब 29 में क्या कहा जाता है कि आर्टिकल नंबर 29 की बात कर रहे हैं किसकी, आर्टिकल नंबर 29 में क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति की सुरक्षा। जो अल्पसंख्यक हैं उनकी भाषा, उनकी लिपि और उनकी संस्कृति की सुरक्षा का दायित्व किसमें है, आर्टिकल नंबर 29 में। आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना, जो अल्पसंख्यक हैं वो है अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनका जो भी शिक्षा संस्थान है उन पर प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। ये आर्टिकल नंबर 30 में कहा गया है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें मतलब कि जो अनुच्छेद 29 है उसमें अल्पसंख्यक भाषाई अल्पसंख्यक मतलब कि जो अल्पसंख्यक हैं वह अपने जो अल्पसंख्यक हैं वह अपने अनुसार अपनी जो भाषा है, लिपि है, उसकी सुरक्षा की जाती है। उस पर किसी भी बहुसंख्यक का मतलब कि कोई अल्पसंख्यक है उसकी भाषा दबा दो या उसका कल्चर है वह बहुसंख्यक के द्वारा खत्म कर दिया जाए, ऐसा करने पर दंडनीय अपराध है। ये मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी अल्पसंख्यक जो है वह अल्पसंख्यक वर्ग जो है वह अपनी संस्कृति की सुरक्षा कर सकता है। यह यदि उसकी संस्कृति की ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है तो इसके तहत उसको वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने जा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। और उसमें क्या कहा गया है 29-30 में कहा गया है कि जो भी शिक्षा संबंधी वह जो अल्पसंख्यक हैं वह अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उस पर अधिकार भी, उस पर जो प्रशासन है वह अल्पसंख्यक के द्वारा वह अपना प्रशासन भी कर सकते हैं। ये बात कही गई है। अब दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये मौलिक अधिकारों में सबसे इम्पोर्टेंट है। ये ना होता तो ये जो मौलिक अधिकार हैं, जितने भी मौलिक अधिकार हैं, इनका होना मतलब कि ना के समान है, क्योंकि जो ये मौलिक अधिकार 32 है, जो आर्टिकल नंबर 32 है, यह संविधान के जो मौलिक अधिकार है उनका पालना कहा जाता है। इसका क्या मतलब है, पालना मतलब है कि यदि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह आर्टिकल नंबर 32 में डिफाइन किया गया है कि यदि उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। अब उसमें क्या कहा गया है, इसी को एक बार अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में, एक बार क्या कई बार ये क्वेश्चन आया है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। मैंने बताया था आपको मैग्ना कार्टा जो है उसे मौलिक अधिकारों को कहा जाता है, उसे मैग्ना कार्टा। और जो संविधान की आत्मा है, ठीक है, सोल है, वो क्या है, ये है कौन,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। यह यदि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह इसकी सुरक्षा, जितने भी मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, इन मौलिक अधिकारों का हनन यदि होता है तो हम क्या कर सकते हैं कि 5 ये जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि इसमें जो आर्टिकल नंबर 32 है, इसमें उच्चतम न्यायालय क्या करता है कि 5 रिटें जारी करता है। कौन कौन सी? 5 रिट जारी करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार रिटें पूछ ली जाती हैं, इसलिए आप लोगों को रिटें याद होनी चाहिए और इसको लिख लेना दोस्तों। सबसे पहला रिट जो है वो कौन सी है? तो सबसे पहला है प्रत्यक्षीकरण। कौन सी है? प्रत्यक्षीकरण। इसको मैं डिटेल से कराऊंगा, पहले आप लिख लो खाली। पहला है प्रत्यक्षीकरण। दूसरी जो रिट है वो है परमादेश। कौन सी? परमादेश। पहला हो गया प्रत्यक्षीकरण, दूसरा हो गया परमादेश, और जो दोस्तों तीसरा है प्रतिषेध। कौन सा है? प्रतिषेध। कौन सा है? प्रतिषेध। उसके बाद आता है जो चौथा, उसको उत्प्रेषण। कौन सा है? उत्प्रेषण। ठीक है, चौथा कौन सा? उत्प्रेषण। और जो 5वीं रेट है वह कौन सी है? अधिकार प्रेक्षा। कौन सी है? अधिकार प्रेक्षा। ठीक है, ये 5वीं है। तो ये 5 रिटें जारी करी जाती हैं यदि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। वह मैं आप लोगों को कराऊंगा कि बनती प्रत्यक्षीकरण क्या है और किन किन लोगों को ये जारी होती हैं रिटें, किसको जारी होती हैं। ये सभी को ऐसे रिट जारी नहीं कर दी जाती हैं, ये किसको जारी की जाती हैं, ये किसको रिट जारी नहीं की जाती हैं, ये मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। और जो अब मैं थोड़ा थोड़ा सबका अर्थ बता दूं, ठीक है। मतलब जो परमादेश था, पहली क्या थी? परमादेश। परमादेश का जो अर्थ था उसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश देता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आदेश देता है, इस तरीके से हम आदेश देते हैं। ये है किसका? परमादेश का। और बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि प्रस्तुत किया जाए, मतलब जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसको मतलब कि मजिस्ट्रेट के सामने क्या किया जाए? प्रस्तुत किया जाए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है प्रस्तुत किया जाए। और दूसरा क्या? परमादेश। परमादेश हम आदेश देते हैं। अब तीसरा प्रतिषेध। प्रतिषेध तो सबसे समझ में आ रहा है। प्रतिषेध का मतलब होता है क्या? रोकना। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? रोकना। अब आता है चौथी, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब है प्रमाणित होना या सूचना देना। क्या करना? प्रमाणित होना या सूचना देना कि आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, ये मेरे क्षेत्राधिकार में आता है, इस तरीके से सूचना देना। ठीक है। अब लास्ट आती है अधिकार प्रेक्षा। क्या होती है? अधिकार प्रेक्षा। इसका क्या अर्थ होता है? प्राधिकृत, मतलब वारंट के द्वारा वारंट दिया जाता है और उसके बाद पुलिस किसी को पकड़ने जाती है, तो ये क्या है? वारंट के द्वारा। तो ये 5 रिटें जारी की जाती हैं। ये रिट का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो जाएगा, क्योंकि इसमें डिटेल से पूरा कराऊंगा, ऐसे आप लोगों को डायरेक्ट समझ में नहीं आ जाएगा। पहले तो मैंने आपको बता दी 5 रिटें हैं। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षा। उसका 5ों का अर्थ बताया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को प्रस्तुत किया जाए, परमादेश हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध रोकना, उत्प्रेषण प्रमाणित करना या सूचना देना, और अधिकार परीक्षा उसका क्या होता है? वारंट के द्वारा। ये 5 रिटें जारी की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं जो अभी रह गए हैं 33, 34, उसमें मार्शल लॉ वगैरह की बात की गई है, तो ये मैं आप लोगों को अलग से मार्शल लॉ का एक वीडियो बताऊंगा, जो एक बार खाली जान लो। जो आर्टिकल नंबर 33 है, क्योंकि 32 तक की तो बात हो गई, जो आर्टिकल नंबर 33 है उसमें कहा गया है सशस्त्र बल। किसकी बात की गई है? सशस्त्र बल की बात की गई है। ठीक है, अर्धसैनिक बल होते हैं, सशस्त्र बल, पुलिस बल होते हैं, या खुफिया एजेंसी होती हैं, उनका अधिकार होता है, उसको मैं डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो ये तो एक तो हो गया कि सशस्त्र बल। और आर्टिकल नंबर जो 34 है, कौन सा? आर्टिकल नंबर जो 34 है, आर्टिकल नंबर जो 34 है वह किस पर है? मार्शल लॉ पर। किस पर? मार्शल लॉ पर। किस पर है? मार्शल लॉ पर। ठीक है, अभी आप सब जान लीजिए, इसको मैं और डिटेल से भी कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद
आर्टिकल नंबर जो 35 है कि जो भी इफेक्ट होते हैं, जो जितने भी 34 तक आप लोगों को कराए गए हैं, ये सारे इसके तहत आ जाते हैं। ठीक है, कि क्या प्रभाव होता है मूल अधिकारों पर, इसमें आर्टिकल नंबर 35 में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को अभी और डिटेल में जो मौलिक अधिकार को जो भी रह गए, जैसे रिटें रह गई, इसमें रिट को मैं अलग से वीडियो कराऊंगा, किसी इसमें कराऊंगा तो फिर पूरा घोंच पहुँच हो जाएगा, इसलिए मैं उसको अलग से कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो मार्शल लॉ है और सशस्त्र बल है, आर्टिकल नंबर 33, आर्टिकल नंबर 34, 33, 34 और 35, ये आपको पूरी डिटेल से अलग एक वीडियो में कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप लोगों को मौलिक अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाती है। और दोस्तों, जिन भी दोस्तों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा मौलिक अधिकारों का, जिसमें मैं 14 से आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 22 तक उसमें बताया है, तो आप लोगों को उसमें देखना जरूरी है, क्योंकि वह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरी डिटेल से कराया गया था, उसके आगे का ये रखा गया है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो ला सकूं। दोस्तों, अभी सीरीज चलती रहेगी पॉलिटिकल की, इसके बाद कल से आप लोगों को मैथ्स की वीडियो मिलेंगे, जो आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस एनटीपीसी के लिए प्रॉफिट लाभकारी होगी। ठीक है दोस्तों,